दोस्तों, एक ऐसे इंसान के बारे में बात करना बहुत मुश्किल होता है जिसे करोड़ों लोग अपना भगवान मानकर बैठे हों और करोड़ों लोग उसी इंसान से बेइंतहा नफरत करते हों। मैं बात कर रहा हूं कार्ल मार्क्स की। ये अपनी एज के सबसे ग्रेट थिंकर्स में गिने जाते हैं दोस्तों, जिन्होंने इस दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। चलिए, आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिज्म और कार्ल मार्क्स को। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको पूरा देखना दोस्तों। मिलता हूं इस वीडियो के एंड। दोस्तों, एक ऐसे इंसान के बारे में बात करना बहुत मुश्किल होता है जिसे करोड़ों लोग अपना भगवान मानकर बैठे हों और करोड़ों लोग उसी इंसान से बेइंतहा नफरत करते हों। मैं बात कर रहा हूं कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स एक ऐसे थिंकर थे जिन्होंने दुनिया को दो हिस्सों में बांट कर रख दिया। इस इंसान को समझने से पहले आपको अपने दिमाग की खिड़कियां खोल लेनी चाहिए और अपने इमोशंस को उन्हीं दिमाग की खिड़कियों से बाहर फेंक देना चाहिए। मैं आज आपको मार्क्सवाद के बारे में बताने जा रहा हूं। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग मार्क्सवाद क्या है? कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया अमीरों और गरीबों के बीच में एक गहरी खाई है जो गहरी होती चली जा रही है। इसे भरना होगा और ऐसा करने के लिए हमें करना क्या होगा? कैपिटलिज्म, जिसको पूंजीवाद कहते हैं, उसे खत्म करना होगा ताकि कोई भी इंसान जो मजदूरों से गधे की तरह काम करवाकर पैसा कमा रहा है वो ऐसा ना कर सके। मजदूर को सिर्फ अपनी मजदूरी से कहीं ज्यादा मिलना चाहिए जो वो डिजर्व करता है। कार्ल मार्क्स एक बहुत तेज दिमाग के आदमी थे। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब कोई पैसे वाला इंसान गरीब मजदूरों से कीड़े मकोड़ों की तरह काम करवाता था। तो मार्क्स ने लिखना शुरू किया। कुछ लोगों को इनका लिखना पसंद आया, बहुतों को लिखना पसंद नहीं भी आया। क्योंकि ये बहुत भड़काऊ लिखते थे तो इन्हें लिखना बंद करना पड़ा और बहुत सारी जॉब्स को बदलना पड़ा। मार्क्स को अपने विचारों की वजह से बहुत सारे देशों में यहां से वहां भागना पड़ा, एक जगह पर टिक कर नहीं रह सके। फिर इनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है जब इनकी मुलाकात होती है एंजेलिस नाम के एक आदमी से जो खुद एक व्यापारी था। ऐसा कहा जाता है कि 19th सेंचुरी की सबसे फेमस दोस्तियों में से एक दोस्ती कार्ल मार्क्स और एंजेलिस की दोस्ती थी। एंजेलिस मार्क्स को पैसों की मदद करता है, सिर्फ पैसों की ही नहीं बल्कि मार्क्स को अपने आइडियाज भी देता है। यानी मार्क्स की सिर्फ पैसों में ही नहीं, आइडियाज में भी हेल्प की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज कार्ल मार्क्स को तो सब जानते हैं लेकिन एंजेलिस को बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मार्क्सिज्म में एंजेलिस का भी बहुत बड़ा रोल था। अगर एंजेलिस ना होता तो मार्क्सिज्म शायद दुनिया के सामने ना होता। इन दोनों ने मिलकर बनाया था एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसको हिंदी में बोला जाता है साम्यवादी घोषणा पत्र। इसके लिए इनको कम्युनिस्ट लीग ने फंड किया था। मार्क्स की डेथ पर यह कहा गया कि यहां पर एक ऐसा इंसान लेटा हुआ है जिसे सबसे ज्यादा प्यार और सबसे ज्यादा नफरत की जाती थी। अब मैं आपको बताता हूं कि कार्ल मार्क्स अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस अगर किसी से हुए थे तो उस आदमी का नाम था जॉर्ज हीगल। लिख लेना, बड़ा काम का नाम है ये, जॉर्ज हीगल। असल हुआ कुछ ऐसा था कि जेना यूनिवर्सिटी में ये स्टडी कर रहे थे। उस वक्त मार्क्स ने हीगल को पढ़ा और हीगल को पढ़ने के बाद में एक बात उन्होंने सीखी कि ह्यूमन नेचर जो होता है, इंसान का नेचर, वो कभी भी कहीं पे भी एक जगह रुक नहीं सकता, बल्कि कुछ ना कुछ करते रहना ह्यूमन का नेचर है। तो जॉर्ज हीगल ने एक डायलेक्टिक प्रिंसिपल दिया इंसान की आत्मा को लेकर। उस डायलेक्टिक प्रिंसिपल से कार्ल मार्क्स बहुत प्रभावित हुए, जिसको हिंदी में द्वंद्वात्मक सिद्धांत कहा जाता है। लेकिन हीगल ने इंसान के दिमाग और इंसान की आत्मा पर जोर दिया। कार्ल मार्क्स ने कहा कि मटेरियलिज्म यानी कि भौतिकवाद पर जोर देना चाहिए। हीगल बोलते थे कि इंसान की डेवलपमेंट कभी भी सीधी सीधी नहीं होती बल्कि टेढ़ी मेढ़ी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन प्रोग्रेस की 3 स्टेजेस होती है। पहली थीसिस, दूसरी एंटीथीसिस और तीसरी सिंथेसिस। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे एक गेहूं का दाना है। जब वो गेहूं का दाना होता है वो थीसिस वाली स्टेज में होता है। फिर जब उसको मिट्टी में डालोगे वो गलेगा और पौधा बनेगा, अंकुरित होगा, तो वो एंटीथीसिस वाली स्टेज में चला जाएगा। और तीसरी स्टेज होती है सिंथेसिस। जब वो पौधा बड़ा होगा, पकेगा और खुद भी एक अनाज बनने लायक हो जाएगा और सूख कर खत्म हो जाएगा, इसको कहा जाता है सिंथेसिस वाली स्टेज। अब कार्ल मार्क्स ने ये डायलेक्टिक प्रिंसिपल का यूज कैसे किया? कार्ल मार्क्स ने इस प्रिंसिपल का यूज किया अपने अकॉर्डिंग।
मार्क्स ने कहा कि हीगल का प्रिंसिपल सिर के बल उल्टा खड़ा है, मैं उसको उठाकर सीधा कर देता हूं। सारी चीजें मटेरियलिस्टिक है। पहले पहले पैसे पर या संपत्ति पर सबका हक था, फिर बाद में कुछ लोगों का हक हो गया, फिर धीरे धीरे ये कुछ लोगों से बहुत चंद लोगों का हक हो गया, और उसके बाद में ये पैसा सब में डिवाइड हो गया। यानी कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग हिस्ट्री में जो भी सारी घटनाएं होती है उन सब का कारण था पैसा। पैसा कहीं ना कहीं हर चीज को प्रभावित करता है कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, इसको कहा जाता है ऐतिहासिक भौतिकवाद हिंदी में। इस सिद्धांत को दिया था एक जर्मन इकोनॉमिस्ट कार्ल मार्क्स ने और फ्रेडरिक एंगल्स से मिलकर। इसमें उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि इकोनॉमी कैसे काम करती है। पहले हमको हिस्ट्री और मटेरियलिज्म, ये जो वर्ड है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, इसमें से दो वर्ड्स को तोड़ना होगा, हिस्ट्री और मटेरियलिज्म। मतलब मार्क्स हिस्ट्री में जाते हैं हमको समझाने के लिए कि एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जब सोसाइटी गई तो कैसे कैसे चेंजेस आए। और दूसरा जो वर्ड है मटेरियलिज्म, इसका मतलब ये है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें कैसे हिस्ट्री में आने वाले चेंजेस को प्रभावित करती है या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है मटेरियलिस्टिक चीज़ें। और देखना, इन्हीं मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से, यानी गाड़ी, घर, फ़ोन, टूल्स, इन सब की वजह से आगे भी हिस्ट्री में चेंजेस आएंगे जैसे अभी तक आते रहे हैं। आपको अगर हिस्ट्री में छुपी हुई चीज़ों को समझना है तो इस थ्योरी में समझो। बहुत साइंटिफिकली यहाँ पर कार्ल मार्क्स से समझाने की कोशिश किया है। आपको ये चीज़ समझने से पहले एक बार ये समझना होगा कि कार्ल मार्क्स ने जब ये चीज़ें दुनिया को बताई तो उस वक्त तक फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुका था और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। फ्रेंच रेवोल्यूशन से ताकत मिली थी जर्मनी में होने वाले आंदोलनों को, जो उस वक्त कार्ल मार्क्स के टाइम पर हो रहे थे। उस वक्त जर्मनी में हीगल नाम का एक फिलोसोफर था जिसका सिक्का चलता था। वो फिलोसोफर हिस्ट्री में जाकर प्रॉब्लम को समझने में विश्वास रखता था, तो कार्ल मार्क्स ने भी वैसा ही किया, हिस्ट्री में जाकर प्रॉब्लम को समझना शुरू किया। तो पता चला कि ये सब कैसे स्टार्ट हुआ होगा। इन्होंने 1859 में अपनी एक बुक लिखी। उस किताब का नाम था अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जिसमें उन्होंने बोला कि इस सोसाइटी का जो असली बेस है ना, वो है इकोनॉमी, पैसा, धन, रुपया। और इकोनॉमी बनती कैसे है? प्रोडक्शन से। और प्रोडक्शन कैसे होता है? प्रोडक्शन के लिए लेबर लगता है, लेबर। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग इन सारी चीज़ों की शुरुआत हुई थी एज ऑफ एनलाइटनमेंट से। मतलब जब लिबर्टी को प्रमोट करने वाले आ गए, काफ़ी सारे फिलोसोफर थे जैसे जॉन लॉक। इन्होंने इकोनॉमी के साथ साथ काफ़ी चीज़ों को स्टडी किया और ये भी जाना कि इतिहास तो सिर्फ राजा और उनके किंगडम्स की कहानियों से भरा पड़ा है। मतलब इतिहास और कुछ नहीं है, बस ग्रेट लोगों की बायोग्राफी है। ठीक है? कितनी गलत बात है कि मजदूरों का तो नामो निशान नहीं है। जैसा कि थॉमस कार्लाइल ने भी कहा था, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज नथिंग बट द बायोग्राफी ऑफ ग्रेट मैन। जितने भी महान लोग पैदा हुए उन्हीं की जिंदगी की बात की जाती है हिस्ट्री में। लेकिन कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि इंसान की सबसे पहली नीड क्या है, क्या ज़रूरत है इंसान की सबसे पहली? फिजिकल सर्वाइवल, यानी जिंदा रहना। जिंदा रहने के लिए काम करना पड़ेगा। तो काम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ह्यूमन लेबर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेबर तो किसी ना किसी को करना ही पड़ेगा। पैसा देकर ये लेबर खरीदा जाता है। लेबर एक ऐसी चीज़ है जिसके पीछे सारी लड़ाई चल रही है। तो कार्ल मार्क्स ने इसकी हिस्ट्री कैसे समझाई है, चलिए इतिहास में समझते हैं। वो बोलते हैं कि इतिहास में एक टाइम आया था प्रिमिटिव कम्युनिज्म। प्रिमिटिव कम्युनिज्म बोलते थे उसको, हिंदी में आदिम साम्यवाद। ये वो टाइम था जब लोग आदि मानव थे, अपना अपना मारकर लाते थे, खाते थे। हंटर गैदरर वाला टाइम, जिसमें जानवरों से सेफ रहने के लिए सारे अपने एक झुंड बनाकर रहते थे, अलग अलग झुंड बनाते थे। काफ़ी सारे लोग थे उसके अंदर, औरतें भी थी, बच्चे भी थे और बड़े लोग भी थे। ना तो किसी की कोई फैमिली थी, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी थी, ना कोई रिलीजन था। सारे के सारे अपनी सेफ्टी के लिए अपने अपने झुंड बनाते थे। सारे साथ में लेबर करते थे, कोई भी स्पेशल नहीं था। महिलाएं अगर शिकार नहीं कर सकती थी तो पकाने का काम कर लेती थी। कोई अगर मान लो शिकार नहीं कर सकता था तो उसकी जगह कुछ और काम कर लेता था, जैसे कपड़े बना लो, ऐसा काम कर लो। कोई शिकार करके ले आएगा
तो कोई पकाएगा और तुम्हें खाने को मिल जाएगा, क्योंकि तुम भी कोई काम कर रहे हो तो कोई और भी कोई काम कर रहा है। तो लेबर आपस में बांट लिया जाता था और सारे मिलकर लेबर करते थे, मिलकर लाएंगे, मिलकर पकाएंगे और मिलकर खाएंगे। किसी की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, प्राइवेट ऑनरशिप नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, ऐसा तय नहीं किया गया था, बल्कि ऐसा चलता था। कॉमन ऑनरशिप चलती थी कि जो भी चीज़ है सबका हक है उस पर, चाहे वो कोई बीवी बच्चों वाली बात नहीं है, बीवी बच्चों पर भी सबका हक होता था। आपको एक बात खास तौर पर ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जमा करने वाला सिस्टम नहीं था। यहाँ पर सरप्लस जिसको बोलते हैं ना इंग्लिश में, वैसा कोई सिस्टम नहीं था। जो भी लाओ, पकाओ, खाओ, आज ही खत्म करो, कल के लिए मत सोचो, कल का कल देखा जाएगा। तो आज के दिन ही सब कुछ खत्म होना था। बच्चे भी पैदा होते थे तो वो भी कॉमन ही होते थे, सबके बच्चे होते थे, सब ख्याल रखते थे, तेरा मेरा कोई नहीं चलता था यहाँ पर। फिर दो बड़ी चीज़ें हुई यहाँ पर। देखो दोस्तों, ध्यान रखना, एक टर्निंग पॉइंट आया जब इन लोगों ने जानवरों को जो ये मारकर लाते थे उनको पालना शुरू कर दिया। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ थी, इतिहास में मानी जाती है, वो थी खेती। इन लोगों ने खेती करना शुरू कर दी जब इनको खेती के बारे में पता चला। तो ये दो बड़े टर्निंग पॉइंट थे कम्युनिज्म से क्लास सोसाइटी में जाने के लिए। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन सबसे पहले तो आप ये जानो कि ये जो दूसरी स्टेज आई थी, इसको हिस्ट्री में एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन कहा गया। क्या कहा गया? एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन। अब इंसान के नेचर में ही होता है, कुछ लोग होते हैं जिनका दिमाग थोड़ा तेज चलता है, कुछ लोग होते हैं जिनका दिमाग थोड़ा स्लो चलता है। तो इन साथ में रहने वालों में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सोचा कि यार, हम लोग रोज लेकर आते हैं, रोज खाते हैं, तो आने वाले कल के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। तो हमें कल के लिए एक्स्ट्रा सेव करके रखना चाहिए। बाकियों को नहीं करना कोई बात नहीं, लेकिन मैं रखता हूँ। अनाज जैसी चीज़ जो ज़्यादा लंबे टाइम तक चल सकती है, जल्दी ख़राब नहीं होती, ऐसी चीज़ों को स्टोर करना शुरू कर देना चाहिए। तो उसने, मतलब उन जैसे लोगों ने स्टोर करना शुरू कर लिया। अब मान लो कोई दूसरा इंसान जिसमें इतना दिमाग नहीं है, तो वो रोज़ शिकार करता है, रोज़ खाता है, कभी इच्छा नहीं हुई, कभी मौसम ख़राब हुआ, मतलब सोचो कि कभी इच्छा नहीं हुई, कभी मौसम ख़राब हुआ, कभी कोई ऐसी चीज़ हो गई कि उनको खाना नहीं मिला, जंगल में जाते थे, मार के लाते थे, या फिर कभी फसल ख़राब हो गई, तो वो लोग क्या करें? तो इन लोगों ने, जिन लोगों ने एक्स्ट्रा सेव करके रखा था, वो लोग आकर इनको बोलते हैं कि मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तुम सब ले लो, बस बदले में मुझे एक चीज़ चाहिए। ये जो टूल्स है ना, ये सामान जिनसे मिलकर हम सब शिकार करते हैं, खेती करते हैं, ये सारे सामान जो हैं मुझे अकेले को यूज़ करने के लिए दे दो। तो इस पर बाकी लोग मान गए कि ठीक है, इतना दिमाग किसी ने नहीं चलाया, कि यूज़ करता है तो करने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये सब उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने की शुरुआत हो रही थी। वो इंसान टूल्स का यूज़ करके थोड़ा और एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करता और थोड़ा और एक्स्ट्रा सेव कर लेता। उसके पास वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आ गए थे जिनका सब यूज़ करते थे। दोस्तों, यहाँ पर इस टर्म को याद कर लो, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का सामान, टूल्स, औजार, वो सारे औजार उसके पास में आ गए थे जिससे वो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर सके और एक्स्ट्रा सेव कर सके। तो उसने शुरू कर दिया, जितना भी वो उगाता था, एक्स्ट्रा सेव करता था, वो सब उसकी प्राइवेट ऑनरशिप होने लगी। जो पहले कॉमन ऑनरशिप चलती थी, वो प्राइवेट ऑनरशिप होने लगी। उसके पास सरप्लस यानी जमा किया हुआ ज़्यादा होने लगा। अब सारा तो ये खाएगा नहीं, ठीक है, इसने एक्स्ट्रा जमा करके रखा है। अब ये सोचता कि चलो इसका यूज़ करते हैं। अभी तक मैं काम कर रहा था, अब मैं लेबर खरीदूंगा, मतलब मैं काम करवाऊंगा। किस तरीके से? इन लोगों को बोलो कि चलो ठीक है, तुम लोग आज काम नहीं करना चाह रहे, तो एक काम करो, मुझसे अनाज ले लो, बदले में बस मेरा एक छोटा सा काम करो। क्या? तुम लोग मेरे लिए खेतों पर काम करो, बस इतना ही चाहता हूं मैं। अनाज तो तुरंत पैदा होगा नहीं, तुम हेल्प की तरह समझ लो, मेरे लिए हेल्प कर दो, मेरे से बदले में अनाज ले जाओ, मैं तुमको हेल्प दूंगा, तुम मुझे हेल्प दे दो। तो इन लोगों ने भी इतना ध्यान नहीं दिया कि चलो चलता है तो चलने दो। फिर इन लोगों ने यहां पर इसके लिए खेतों पर आकर काम करना शुरू कर दिया। तो यहां से स्लेवरी शुरू हो गई। काम करने वाले नौकर और काम करवाने वाला मालिक बन गया। लेकिन एक आज़ादी थी इन लोगों को अभी तक कि जब चाहें ये काम छोड़कर जा सकते थे। कोई बांध कर नहीं रख रहा था इनको। बांध के रखने वाला सिस्टम इसके बाद थर्ड स्टेज में शुरू हुआ, जिसको फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। फ्यूडलिज्म,
फ्यूडलिज्म, आपने नाम सुना होगा, सामंतशाही। अब इन लोगों के पास में प्राइवेट प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हो गई, तो इन मालिकों ने बड़ी बड़ी ज़मीनों पर अपना क्लेम करना शुरू कर दिया और इन्होंने ही पॉलिटिक्स नाम की चीज़ शुरू की। यानी राजा महाराजा, अब की पॉलिटिकल पार्टीज, इन सब का सपोर्ट लेकर ये बड़ी बड़ी ज़मीनों का हिस्सा कब्जाते थे। फिर पैसा नाम की चीज़ भी इन्होंने ही बनाई कि अनाज को हम ज़्यादा टाइम तक सेव नहीं कर सकते, तो हमें पैसे नाम की चीज़ बनानी चाहिए जिसको हम यूज़ कर सकें लेन देन में। और फैमिली नाम की चीज़ भी इन्होंने बनाई कि पैसा जो है मेरे बाद में गरीबों में बंटना नहीं चाहिए, मेरे बाद में मेरे बेटे को पैसा जाए, इसलिए फैमिली नाम की चीज़ भी इन्होंने शुरू की। एक टर्म का बड़ा यूज़ किया जाता है, मार्क्स ने इस टर्म का यूज़ किया था, वो मार्क्स बॉर्जुआजी बोलते थे। जो लोग पैसे वाले कैपिटलिस्ट होते थे इनको बॉर्जुआजी बोलते थे, और काम करने वालों को प्रोलेटेरिएट। बॉर्जुआजी और प्रोलेटेरिएट। तो अब बड़ी बड़ी ज़मीनों पर इन सामंतों ने इनसे काम करवाना शुरू किया, इनसे अनाज पैदा करवाते थे कि तुम काम करो, ज़मीन हमारी, काम तुम्हारा, प्रोडक्शन होगा, इसमें इतना % तुम्हारा और बाकी का हमारा। तो कुछ लोग ऐसे मान जाते थे और जो लोग नहीं मानते थे उनको ये कर्ज देते थे, और कर्जा देकर ज़बरदस्ती ये लोग उनसे काम करवाते थे। ठीक है। फिर सामंतशाही के बाद आता है आज का कैपिटल मोड ऑफ प्रोडक्शन, यानी बॉर्जुआजी जमा करते करते इतने बड़े हो गए हैं कि इन्होंने अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, प्लांट्स खड़े कर लिए हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, प्राइवेट प्रॉपर्टी के नाम पर। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी शुरू में जमा करने से शुरू हुई थी वो आज इतनी बड़ी हो गई थी, इन लोगों को जबरदस्ती इन फैक्ट्री ऑनर्स के लिए, बॉर्जुआजी के लिए काम करना पड़ता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम की चीज़ भी ये लिबरलिज्म वाले फिलोसोफर्स ने प्रमोट की थी, बाकी वर्किंग क्लास आदमी ने कहाँ शुरू की थी ये सब चीज़ें, ये इजाद नहीं की थी प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम की टर्म। वर्किंग क्लास तो शुरू से चूत बनता आ रहा है, उसे तो पता भी नहीं है कि शुरू से लेकर एंड तक, तब से लेकर अब तक, सुबह से शाम तक वो काम करता है फैक्ट्री में। दिन के एंड में उसे क्या मिलता है? उसकी मजदूरी, चंद रुपये, और उसने जो अपना लेबर डालकर सामान बनाया है वो बॉर्जुआजी मार्केट में उसी सामान को हाई प्राइस में बेचेगा, जबकि उस चीज़ को बनाने में ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा लेबर इसका लगा है, बल्कि पूरा ही लेबर इसका लगा है। बॉर्जुआजी ने अपना बिल्कुल भी लेबर नहीं डाला है उसके अंदर। तो उस प्रॉफिट का पूरा हक जो बनता है वो इस इंसान को बनता है जिसने उसे बनाया है, लेकिन पूरा प्रॉफिट बॉर्जुआजी खा जाएगा, अपनी प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को और बढ़ा लेगा। वो सारा प्रॉफिट उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी का पार्ट बन जाएगा। और अब ये सब चीज़ें समझ में तो आती है सबको, लेकिन इन बॉर्जुआजी ने नेशन नाम की चीज़ बना दी ताकि पूरी दुनिया के मजदूर एक ना होने पाए। इसलिए इन्होंने नेशन नाम की चीज़ बनाई, बाउंड्रीज बनाई, ताकि वर्कर अपने नेशन की तरक्की के लिए गधे की तरह काम करता रहे और ये ऊपर बैठकर मजे लेते रहे। लेकिन अब इन बॉर्जुआजियों की प्राइवेट प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि सारा पैसा एक तरफ हो गया है, और अब ज़रूरत है एक रेवोल्यूशन की, कि पैसा सब में बराबर बांट दिया जाए, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सब में बराबर बांट दिया जाए। ये जो मॉडर्न प्रोलेटेरिएट्स हैं ना, ये सब समझ रहे हैं, ये नए रेवोल्यूशनरी हैं, ये नया रेवोल्यूशन लाएंगे, क्रांति करेंगे और फिर से कम्युनिज्म लाएंगे। कुल मिलाकर ये सारा हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है जो कार्ल मार्क्स ने बताया था। उम्मीद करता हूँ आपको ये पांचों स्टेज समझ में आई होगी दोस्तों। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया है तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म समझ में आया होगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही।